नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और अब हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे अकबर को। अकबर महान जिसका समय है 1556 से लेकर के 1605 तक का। विद्यार्थियों, अब हम पहले संक्षिप्त में अकबर का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं कि किस स्थिति में जो अकबर है जिसके अधीन है मुगल साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण हुआ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी के अंतर्गत अमरकोट में हुआ और अमरकोट में हिंदू राजा था वीरसार, उसके घर पे हुआ। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ये जो अमरकोट है, कई किताबों में इसे उमरकोट भी है, ये जो अमरकोट है वर्तमान में सिंध प्रांत के अंतर्गत स्थित है। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे कि जो अमरकोट है नाम हिंदू राजा है लेकिन वर्तमान में जो है पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। तो विद्यार्थियों, एक बात और हम बताएं कि ये जो अकबर का जन्म हुआ था तब जो हुमायूं था वो निर्वासन काल में था। जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो उसमें हमने बताया आपको, जब हुमायूं पढ़ रहे थे या शेरशाह जब हम पढ़ रहे थे, हमने बताया कि जो शेरशाह का 1540 से लेकर के 1555 तक जो सूर साम्राज्य है उसके बारे में जाना, और वह समय जो 1540 से लेकर के 1555 तक का समय है हुमायूं का निर्वासन का काल था। तो निर्वासन के समय वह जो हिंदू राजा है उसके वहाँ पर इसका जन्म हुआ। और कहा जाता है कि हुमायूं ने जब उसका जन्म हुआ तो एक चीनी मिट्टी की एक थाली थी, उसके अंतर्गत क्या करा, कस्तूरी रखी और तोड़ करके अपने जो अमीर थे उनको कहा कि ये अभी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं अभी ये आपको भेंट करता हूँ, ये आपको भेंट दे सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि ये जो मेरा पुत्र है वो पूरे संसार में इसी तरह जैसे कस्तूरी की सुगंध होती है ऐसी सुगंध पूरे जो है पूरे विश्व के अंतर्गत फैलाएगा। और ऐसी स्थिति में जो हुमायूं उस समय संकट काल में स्थिति में गुजर रहा था, तो ऐसी स्थिति जो होने के बावजूद भी उसने जो है ऐसी घोषणा की और वास्तव में वो सत्य हुई। तो विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति के अंतर्गत अकबर का जन्म हुआ। तत्पश्चात हमने जो है पूर्व के वीडियो उसमें पढ़ा था कि 1555-56 में जब मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध होता है और उसके पश्चात जो है हुमायूं की जो है हिंदुस्तान के अंदर वापसी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। तत्पश्चात फरवरी 1556 के अंतर्गत जो है कलानौर पंजाब में, वर्तमान में जो रोहतास जो ज़िला है रोहतासपुर, उसके अंतर्गत कलानौर ज़िले के अंतर्गत कलानौर कस्बा है, वहाँ पर जो है अकबर का फरवरी 1556 ईस्वी के अंतर्गत राज्याभिषेक होता है। अब विद्यार्थियों, इसके पश्चात क्या होता है कि 1556 से लेकर के 1560 तक जो है अकबर, आपको पता है 42 में है तो ज़्यादा उम्र उसकी होती नहीं है, 14-15 साल का बच्चा है। तब तक उसका क्या है, मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत जो है 1556 से लेकर के 60 तक का जो समय है बैराम खां के संरक्षण के अंदर रहा और उसे बैराम खां का संरक्षण काल कहा जाता है। इस समय जो है बैराम खां के पास क्या थे, 2 पद थे। यहाँ कर गलत शब्द हुआ है, बैराम खां के पास 2 पद थे, एक था अतालिक और दूसरा था वकील ए मुतल्लक। अतालिक होता था वो संरक्षण होता था और वकील ए मुतल्लक जो होता था वह प्रधानमंत्री का पद होता था। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए कि 1556 से लेकर के 60 तक का जो समय है वो बैराम खां के संरक्षण के अंतर्गत था। अब बैराम खां से जो अकबर के संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 1556 से लेकर के 60 तक क्या स्थिति रही मुग़लों की, या अकबर के साथ बैराम खां के संबंध किस प्रकार से रहे और किस हिसाब से बैराम खां उसने शासन किया और कैसे बैराम खां का पतन होता है, हम इसके बारे में जानेंगे आपको। तो विद्यार्थियों, आपको हम बता दें कि जो है अकबर है उसको उसके पिता के समय ही उसका संरक्षण है वो नियुक्त कर दिया था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत
यद्यपि जो 1556 के अंतर्गत जो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसकी हम चर्चा पृथक से करेंगे, तो उस युद्ध में भी बैराम खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि 1557-58 के आसपास में अकबर और बैराम खां के जो संबंध है उनमें कटुता आ जाती है। उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। जो बैराम खां है उसने अक्टूबर के आसपास में 15 अक्टूबर 1558 के आसपास में जो अब्दुल लतीफ़ है उसको अकबर का संरक्षण नियुक्त किया जाता है पढ़ाने के लिए विशेष रूप से। पर अकबर की आपको पता है कि पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। विद्यार्थियों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर था जो अगर हम अनपढ़ था, वो उसने कभी भी शिक्षा नहीं ली थी। हालांकि वो काफ़ी योग्य शासक था, लेकिन वो निरक्षर या अनपढ़ था और उसकी रुचि नहीं थी। शासन सूत्र क्या था, बैराम खां के हाथ में ही था। और बैराम खां के संरक्षण काल में जो है मुग़ल सेना है उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था और उसके पश्चात राजपूताने के अंदर भी उसका अधिकृत कर लिया था और कई जगह उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी ऐसी स्थिति के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में अकबर को और बैराम खां के मध्य जो सौहार्दपूर्ण संबंध थे उनमें धीरे धीरे दरार पैदा होने लगी और मुग़ल सेनाओं को जो राजपूत शासन क्षेत्र है वहाँ से बुला लिया गया। तो विद्यार्थियों ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि आगामी समय में 57-58 के आसपास में जो है बैराम खां है उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण से दोनों के संबंधों में वो हुआ। अकबर और बैराम खां के जो संबंध हैं उसमें जो तनाव उत्पन्न हो रहा था, जिन परिस्थितियों में हुआ उसकी जो चर्चा है विस्तृत रूप से अबुल फजल ने की है। अबुल फजल ने बैराम खां पर विश्वासघात का आरोप तो लगाया विद्यार्थियों, लेकिन उसके स्वामी भक्ति की हमेशा क्या करी, प्रशंसा की है। और बैराम खां हैं जो अकबर के संरक्षक के रूप में क्या थे, प्रशासन में सर्वोच्च पद पर आसीन थे। अकबर द्वारा उसका आदर करते थे और उसको खान बाबा कह करके पुकारते थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई विद्यार्थियों कि जो है विशेषकर जो तुर्क अमीर हैं उसके प्रतिद्वंदी थे वो बैराम खां से ईर्ष्या करते थे और विशेष रूप से जो अकबर की जो धाय माँ थी महामनंगा, वह उससे विशेष रूप से ईर्ष्या करती थी। उसका जो बेटा था वो भी बैराम खां की जो छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ा करके अकबर को कहते थे, अकबर के कान भरते थे। और अकबर जो है उसकी बातों को प्रारंभ में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में धीरे 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 उसके जो है उसको कहा कि जो बैराम खां के जो खास व्यक्ति हैं उनको विशेष सुविधा मिल रही है जबकि उनको नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति बनाई और अकबर जो है उसको जो है उसके विरुद्ध उसको खड़ा कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति निकल कर के आई विद्यार्थियों। तो प्रारंभ में तो अकबर ने बैराम खां के प्रति आदर भाव था इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी। इसके पश्चात जो महामनंगा उसके नेतृत्व में बैराम खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया और उन षड्यंत्रों के रचने के पश्चात जब फाइनली अकबर ने डिसाइड किया कि बताइए आपको क्या चाहिए बताइए, तो क्षमादान भी मांगी बैराम खां ने। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अकबर के विद्रोह में भी खड़ा हो गया और जब उसने कहा कि अंत में कि आप क्या चाहते हैं बैराम खां को, कि या तो आप उनको 3 विकल्प उनके सामने रखे कि या तो आप कालपी और चंदेरी है उस पर उसकी जो जागीर आप ले लें या मेरे सलाहकार बन जाए, या फिर आप मक्का जाना चाहते हैं तो मक्का चला जाए। तो अकबर ने का जो तीसरा प्रस्ताव था वो बैराम खां ने चुना और मक्का जाने लगे। लेकिन मक्का जैसे ही वो गए रास्ते में अपने परिवार के साथ, तो एक पाटन नामक स्थान है वहाँ पर जो है एक विरोधी था मुबारक खां लोहानी, जो बैराम खां का विरोधी था मुबारक खां लोहानी, उसने जो है उस पर आक्रमण करा बैराम खां पर और उसको कटार घोंप दी और बैराम खां पर बहुत ज़्यादा सिर पर उसके प्रहार करा, वो बच नहीं सका। और उसके पश्चात जो बैराम खां के जो पत्नी है, माँ है और परिवार के सदस्य हैं वो बचा लिए गए। 4 वर्षीय उसका पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको भी बचा लिया गया और उनको क्या है अकबर के दरबार में लेकर के आ गए। अकबर ने जो विधवा सलीमा बेगम थी उससे विवाह किया, निकाह कर लिया और अकबर ने जो उसके पुत्र है उसका लालन पोषण का कार्य करा, उसको संरक्षण बनाया और वही अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से जो है मुग़ल कालीन इतिहास में बहुत फेमस हुआ। उसे खाने खाना की उपाधि
दी गई। तो विद्यार्थियों ये जो है अकबर और बैराम खां के संबंध थे जिसमें हमने चर्चा कर ली है। तो अकबर और जो बैराम खां है उसकी स्थिति को हमने जान लिया, विशेष रूप से 1556 से लेकर के 1560 तक। तो विद्यार्थियों इस प्रकार महमनंगा का जो गुट है या महमनंगा जो ईर्ष्या कर रही थी, उसके पश्चात बैराम खां के मरने का इंतजार कर रही थी, दूसरे शब्दों में हम कहें तो वहाँ तक का कार्यकाल रहा। और जब उसका जो कांटा था बैराम खां वो है निकल गया, तो इस प्रकार जो है अकबर है वो हरम के प्रभाव में आ गया। और 1560 से लेकर के 1562 का जो काल है उसे पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से मुगल इतिहास में जाना जाता है, जो बड़ा ही शर्मनाक अगर हम कहें कि समय मान लें अगर हम कि कोई हालांकि इसमें महामनंगा जो थी वो दाएँ थी। शर्मनाक तो हम नहीं कह पाएंगे विशेष रूप से, लेकिन कुछ अच्छा शासन नहीं था, क्योंकि इस समय जो शासन की बागडोर थी वो 4 व्यक्तियों के हाथ में थी। नंबर 1 थे महामनंगा खुद, नंबर 2 जो शहाबुद्दीन था जो महामनंगा का दामाद था, आदम खां महामनंगा का पुत्र, और चौथा था मुनीम खां एक मुग़ल सरदार था जो काफ़ी हुमायूं का विश्वास पात्र था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है शासन है उसकी बागडोर हमें मिली। अब हम बताते हैं कि किस प्रकार 15 महामनंगा से भी अकबर के जो है संबंध वो उसमें खटास किस प्रकार से पैदा हुई। तो विद्यार्थियों हमने आपको बताया कि जो 1560 के अंतर्गत जो मुनीम खां है उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। और इस प्रकार जो था उससे पूर्व में जो क्या था कि बहादुर खां था वह उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, अयोग्य था, उसको हटा दिया। और उसके पश्चात जो है मुनीम खां है उसकी उस पद पर नियुक्ति की गई। अब धीरे धीरे मुनीम खां है उसको ने अपने पद पर क्या करने लग गया, प्रभाव जमाने लग गया, जिससे क्या होने लग गया, महामनंगा और उसका पुत्र यानी आदम खां जो है वह अधिक से अधिक क्या हो गए, प्रभावशाली हो गए, क्योंकि मुनीम खां है उसका भी वो अपने फेवर में लेना चाहते थे उसको भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति थी वो महामनंगा के कहने पे हुई थी। जो है उससे पूर्व में जो है शहाबुद्दीन और महामनंगा दोनों मिल करके क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन दोनों में जो शहाबुद्दीन वो है वो आगे निकल रहा था। ऐसे में महामनंगा ने शहाबुद्दीन को रोका और उसके पश्चात मुनीम खां है उसको शासन में प्रधानमंत्री बनवाया और अपना शासन स्थापित करने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर महामनंगा और उसका पुत्र आदम खां है वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए, किंतु अकबर है उसने महामनंगा के प्रभाव को कम करना चाहा और 1561 में एक नए व्यक्ति अता खां जो है अतका खां को उसने प्रधानमंत्री बना दिया, जिससे क्या हुआ, महामनंगा है वो अत्यंत क्रुद्ध हुई। उसने अनेक दरबारियों को अपनी ओर मिला करके जो है अपना पुत्र है आदम खां उसको जो है अतका खां है उसकी मृत्यु करने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया। आदम खां के इशारे के अंदर 1562 के अंदर के जो अतका खां है उसकी हत्या कर दी गई और आदम खां स्वयं तलवार लेकर के अकबर के जो निजी कक्ष है उसमें प्रवेश करने लगा। और अकबर को जैसे ही इसकी सूचना मिली कि अतका खां है उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी हत्या है जो आदम खां के माध्यम से हुई है, तो बहुत क्रुद्ध हुआ और जो है आदम खां तब भी नहीं माना और वो अकबर के पास पहुंच गया और अकबर के साथ भी उसने मारापीटी करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने क्या करा, उसके हाथ पैर बंधवा करके उसे छत से गिरवा दिया, लेकिन वह बच गया। दोबारा फेंका, दोबारा से उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। आदम खां के जो सहयोगी थे वो भी भयभीत हो गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है 1562 के अंतर्गत जो है जून 1562 के अंतर्गत जो पुत्र वियोग के कारण है महामनंगा उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हालांकि अकबर उससे बहुत प्रेम करता था, उसके जो महामनंगा का जो शव था उसको राजकीय सम्मान के साथ उसने दफनाया और जो अकबर है उसके हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो विंसेंट स्मिथ बहुत बड़े जो है इतिहासकार रहे, उन्होंने 1560 से लेकर के 1562 का जो काल है उसके बारे में कहा है पेटीकोट शासन था। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही है कि जो है पूर्णतः ये जो है हरम का प्रभाव नहीं था, क्योंकि इस पीरियड में कहीं कहीं जो है अकबर ने जो निर्णय है अपनी इच्छा से भी लिए थे
इसलिए पूर्णतः इसको पेटीकोट शासन कहना भी पूर्णतः गलत होगा ऐसी स्थिति। विद्यार्थियों, अब हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि अकबर ने ऐसी स्थिति में से जब वो निकल कर के आया तो वो थोड़ा सा सहिष्णु हो गया और कुछ चीज़ें उसने जो हैं अपने जो तत्समय जो उसके देशवासी थे उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया और इसी में उसमें क्या करा, सहनशीलता का भाव उत्पन्न हुआ। थोड़ा सा वो आध्यात्म की ओर भी झुका और 1562 के अंतर्गत उसने एक आदेश जारी करा जिसके बाद उसमें युद्ध में भाग लेने वाले जो स्त्री और बच्चे हैं उसको बंदी नहीं बनाया गया, गुलाम नहीं बनाया गया और जबरन उन्हें इस्लाम की दीक्षा भी नहीं दी गई। कुल मिलाकर के 1562 के अंतर्गत दास प्रथा का अंत कर दिया गया। तत्पश्चात उसके बाद 1563 में जो हिंदू यात्री थे वो तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उन पर किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाता तो तीर्थ यात्रा कर भी बंद कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट 1564 में जो अपमानजनक जो था जजिया कर है उसको भी समाप्त कर दिया और राजपूतों के साथ उसने अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करी। उसकी यही नीति ही उसको राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के लिए राष्ट्रीय सम्राट है उसको सिद्ध करती है।